कई बार निर्दोष पुरुष जला दिए जाते हैं दहेज की आग में, जो कभी उन्होंने मांगा ही नहीं था। कई बार निर्दोष पुरुषों के परिवार को जला दिया जाता है डीवी की आग में, घरेलू हिंसा की आग में, जो उन्होंने कभी की ही नहीं थी। इस देश के नामचीन हमारे सर आज मौजूद है हमारे चैनल के अंदर, जो इस देश के निर्दोष पुरुषों के साथ सीना तान के खड़े रहते हैं। न्याय के परम हितैषी और अन्याय के विरोधक श्री सुहेब इलियासी जी। सर नमस्कार। नमस्ते सर, आज हम हमसे ये जानना चाहते हैं, जो ये 125 की धारा है, एक्चुअल में ये धारा थी काम की, जो लेडीज़ के हक के लिए लाई गई थी, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इसका दुरुपयोग किस तरीके से रोका जाए कि समाज में जो परिवार उजड़ रहे हैं वो परिवार दोबारा बसाए जाएं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इन कवानीन में बहुत बड़े पैमाने पे तब्दीली की ज़रूरत है। जैसा भी आपने कहा कि ख़ानदानों को किस तरह से बचाया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि कानून में संशोधन कुछ इस तरह से हो कि अगर कोई महिला या पुरुष किसी भी महिला पर या पुरुष पर कोई झूठा मुकदमा लगाता है, चाहे वो 498 से मुताल्लिक हो, चाहे वो बलात्कार से मुताल्लिक हो, चाहे वो और दूसरे घर में प्रताड़ना से मुताल्लिक हो, अगर कोई झूठा मुकदमा लगाता है और उसी केस के अंदर जज को अगले 5 साल के ट्रायल के दौरान इस बात का एहसास हो जाता है कि ये मुकदमा झूठा है और इस बंदी ने झूठा मुकदमा लगाया है, तो उस जज को ये पावर होनी चाहिए कि उसी वक्त उस क्रिमिनल माइंडेड झूठा मुकदमा लगाने वाली महिला को गिरफ्तार करके उसे जेल भेजे, ताकि फिर दूसरी किसी झूठी महिला को ये हिम्मत नहीं होगी कि वो झूठा मुकदमा लगाए। उसे पता चलेगा, अगर जज को पता चल गया तो वो भी जेल जाएगी। तो ऐसा कोई कानून नहीं है। अब ये राजकुमारी जी हैं, इन्होंने अभी बताया कि किस तरह से इनकी बहू ने इनके पूरे ख़ानदान को परेशान किया हुआ है। इनके पास अश्लील, गलत, झूठे मैसेजेस हैं, ऐसा इनका कहना है। ये मतलब इस तरह से ये सिर्फ एक ही महिला नहीं है, महिलाओं को प्रताड़ित कर रही है। तो ऐसी क्रिमिनल फितरत महिलाओं के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बहुत सख्त जरूरत है। सर, क्या कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? क्योंकि 5 साल एक बहुत बड़ा समय होता है जिसमें आदमी का पूरा मेंटली टॉर्चर हो चुका होता है, कि स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे वो 125 CRPC 498 और 377 जैसे जो मुकदमे होते हैं झूठे, उनके खिलाफ कुछ काउंटर केस करके, या कोई ऐसा साधन हो, कोई ऐसा माध्यम हो कि पुरुष बच सके। आपने बिल्कुल सही कहा, ये तीनों सेक्शंस में बहुत ये ज़रूरी है कि उसमें संशोधन हो, लेकिन जब तक ट्रायल नहीं होगा तो जज साहब को पता नहीं चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसा इमीडिएटली प्राइमा फेसी भी अगर ये बात सामने आ जाती है जज साहब के कि ये झूठा मुकदमा है, तो वो उसी वक्त उसको क्वैश करने के इख्तियारात हों। कोई ज़रूरी नहीं कि उसको 5 साल तक 10 साल तक पूरा लंबा मुकदमा चले, पूरा ट्रायल हो, सारे एविडेंसेस का एग्जामिनेशन हो। अगर प्राइमा फेसी जैसा आपको लगता है, ऐसे एविडेंसेस, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस शुरू में ही कोर्ट के सामने है कि ये झूठा मुकदमा है, तो जज साहब को लेना चाहिए फैसला और इमीडिएटली ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए, ऐसे कानून आने चाहिए, सरकार को ऐसे कानून लाने चाहिए कि वो झूठे मुकदमे आगे ना बढ़े। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, जो चाइल्ड्स होते हैं, जो मेन हमारा हिंदुस्तान है, आने वाला जो हिंदुस्तान है, उसका जो बेस है आज के चाइल्ड हैं। एक चाइल्ड को, एक बच्चे को खाली माँ नहीं पाल सकती, एक बच्चे को खाली बाप नहीं पाल सकता, उसके जीवन में अधूरापन रह जाएगा। तो ऐसा कोई रास्ता है, अगर कोई माँ या उसके अभिभावक, उनके जो हिमायती होते हैं, वो बच्चे को ढाल बनाकर फिरौती मांगते हैं, तो कुछ ऐसा रास्ता है कि बाप उनसे जाके मिल सके, या कुछ ऐसा रास्ता आप लोगों को बताएं? क्योंकि बहुत सारे जो पुरुष हैं, पिता हैं, वो इस वजह से मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं और कई बार तो आत्महत्या कर लेते हैं। सर, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए आप। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां बच्चों के भावनाओं से ग्रस्त होकर
बाप जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। मेरा खुद एक दोस्त, बहुत करीबी दोस्त सैयद मखदूम, बेंगलोर में उसने लाइव टेलीफोन पर मतलब अपनी सारी व्यथा बताते हुए उसने सुसाइड की। वो अपने बच्चों से उसको नहीं मिलने दिया जा रहा था और वो इतना परेशान हो गया, इतना मानसिक रूप से पीड़ित हुआ, प्रताड़ित हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी दे दी। तो ऐसा बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो कानून में इसके प्रावधान हैं कि फादर को भी विजिटिंग राइट्स मिल सकते हैं, तो उनको अदालत में जाकर वो एप्लीकेशंस लगाकर उनके वो इख्तियार अपने हासिल कर सकते हैं, वो उनको हक है। आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता, लेकिन वो अपने वकील से मशवरा करके वहाँ पर विजिटिंग राइट्स वो ले सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे को ना तो बाप पाल सकता है अकेले तौर पर, ना माँ पाल सकती है अकेले तौर पर। दोनों का प्यार, दोनों की मोहब्बत, दोनों की सरपरस्ती बेहद ज़रूरी है बच्चे की परवरिश के लिए, बच्चे के पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनने के लिए आगे। तो सर, आप देश को, समाज को कोई एक पॉजिटिव विचार देना चाहेंगे? कोई एक पॉजिटिव विचार देना चाहेंगे जिससे हमारे देश के जो पुरुष हैं वो आत्महत्या की तरफ ना जाकर एक पॉजिटिव माइंड के लिए जो है प्रिपेयर हो सके और खुद को इस लायक बना सकें कि वो इस केस को लड़के अपने बच्चे को दोबारा हासिल कर सकें? देखिए, ज़िंदगी नाम है दुख और सुख का। ज़िंदगी मुसलसल समस्याओं, तकलीफ़ों, परेशानियों का मुजस्समा है। खुशियाँ भी हैं, दुख भी है, परेशानी। तो परेशानी अगर आती है, अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, किसी ने हमारे हुकूक को उसमें इनक्रोच किया है, हमें परेशान किया है, तो वो दुनिया है, वो ऐसा होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसके खिलाफ लड़ना बड़ी बात है और सभी हम लोग लड़ते आए हैं। पिछले 20 साल से मैं भी इसी तरह की परिस्थितियों से लड़ता आया हूँ, जेल भी गया हूँ, बहुत सारे तकलीफ परेशानियाँ भी उठाई हैं, लेकिन लड़ना है, मुसलसल चलते रहना है, रुकना नहीं है। किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। मतलब ये हार मान जाना, सुसाइड कर लेना, या घबरा जाना, या डर जाना, ये दुखी हो जाना, ये समस्या का हल नहीं है। वो रफ़ी साहब का गाना है ना, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। तो इसी तरह से हमको सर उठाकर हमको समस्याओं से लड़ना है। ये भी एक समस्या है, ऐसी बहुत सारी समस्या है। बेरोजगारी एक समस्या है, हमारे सेहत अगर ख़राब है वो एक समस्या है, हमें कोई बीमारी हो गई है वो एक समस्या है। तो इस तरह की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हर वक्त चलती रहती हैं। जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम ऊपर नहीं चले जाते तब तक ये हमारे साथ लगी रहेंगी। तो हमारा काम है इनसे लड़ना, यही तो काम है। इसे भागना थोड़ी है, इससे दौड़ना है। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि चाइल्ड कस्टडी के लिए लॉज हैं और एक पिता जो है वो इन लॉज को अवेल लॉज के लिए, लॉज में उसके पास प्रोविजंस हैं कि वो अपने बच्चों की कस्टडी मांग सकता है। लेकिन सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि उस केस में उन पिता को न्याय कैसे मिलता है? सर, बच्चों की कस्टडी के लिए, बच्चों की विजिटेशन राइट्स के लिए बाप जो है वो अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें विजिटेशन या तो ग्रांट नहीं करी जाती, या करी जाती है तो उन्हें अगर वीडियो कॉलिंग की या फ़ोन पे बात करने की अगर क्या बोलते हैं एक सुविधा दी जाती है, तो उसकी कंप्लायंस जो मदर होती है वो करवाती नहीं है। इस कंप्लायंस पे सर क्या बोलते हैं मदर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। अगर मैं चाइल्ड कस्टडी की बात करूँ तो 5 साल तक क्या बोलते हैं एक माँ को अधिकार दे दिया गया है कि बच्चा उसके पास रहेगा। लेकिन सर, जो पिता है सर, वो सिर्फ एक काम के अलावा हर एक वो काम कर सकता है जो एक माँ भी कर सकती है, सिर्फ जन्म देना और उसको दूध पिलाना। अगर 2 साल तक बच्चा दूध पीता है तो उसके बाद माँ के पास बच्चा क्यों रहे? मैं ये सर, आप एक काम भूल गए। माँ एक काम और कर सकती है, अपने छोटे से बच्चे का भविष्य अंधकार में धकेल सकती है, वो एक बाप कभी नहीं कर सकता। सर देखिए, ये तो इंसान और इंसान के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मेरा सवाल इतना ही है कि बाप ऐसा कौन सा काम है जो एक बच्चे के लिए नहीं कर सकता और सिर्फ माँ के पास ही वही ताकत है? ये आपकी भावनाएं बहुत पुरजोर हैं। आपका दर्द जो है वो सबने महसूस किया है, जिसने भी आपकी बात को सुना है। ये बाप का दर्द है, बाप का अपनी औलाद से, अपनी संतान से न मिल पाने का दर्द है। और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हमारे कानून कुछ इस तरह के हैं कि जहां वो औरत को बरतरी देते हैं और मर्द को ये समझते हैं कि वो बच्चे से ना भी मिले तो चलेगा। बच्चे की परवरिश में बाप का हक जो है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना माँ का है, जो कि
है और गैर मुनासिब है। कानून में अच्छे वकील के ज़रिए अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर इस बात को, इस दर्द को रखेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको ये बात, आपका जवाब जो है वो हालात, सिचुएशंस आपको देंगी। सर मैं प्रैक्टिकली भी बात करूंगा तो बहुत सारे फादर से मैं मिला हूं। मैं एक फादर हूं सर जिसने अपने बच्चे को पिछले 4.5 साल से नहीं देखा है सर, लेकिन मैंने जितने भी फादर से मुलाकात करी है उनके पास सर एग्जीक्यूशन के ऑर्डर्स हैं, मिलने के ऑर्डर्स हैं, बात करने के ऑर्डर्स हैं, साथ ले जाने के ऑर्डर्स हैं, लेकिन वो ऑर्डर्स की कंप्लायंस कहीं भी किसी भी कोर्ट में नहीं है। चाहे वो उच्च न्यायालय की बात करूं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय की बात करूं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने बहुत सारे जजमेंट्स दिए हैं, लेकिन उनके ऊपर निचली अदालतें कभी अमल नहीं कर रही हैं और सर जितने भी फादर्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं। सर मैं आपकी बात से बहुत मुत्तफ़िक हूँ, पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से एक बात ये कहूँगा कि कानून तो अपनी जगह है, वो अपना काम करेगा। कानून हमें मिल भी गया, एग्जीक्यूशन के ऑर्डर मिल भी गए, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। अब यहाँ पर जो भावनाएं हमारी हैं उनको किस तरह से हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को बदल सकते हैं, किस तरह से हम चेंज होकर अपने इमोशंस के साथ अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। ये एक तो कानून के ज़रिए हमको अपने बच्चे की कस्टडी लें, एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम कोई और रास्ते ढूंढें, हम कुछ और तरीके ढूंढें, हम कुछ और प्लानिंग करें, उनको किस तरह से मोल्ड किया जाए, तब्दील किया जाए, उनकी सोच को कैसे बदला जाए, उस पर काम करें। क्योंकि जब तक उनकी रजामंदी नहीं होगी, अब वो शैतान है तो शैतान है, जब तक उनकी रजामंदी नहीं होगी हमको वो प्यार बच्चे का नहीं मिल पाएगा जिस तरह से हम चाहते हैं, जितना वक्त गुजारना हम चाहते हैं, जिस तरह से उसके साथ रहना चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को तब्दील करें इमोशनली और दिमाग से प्लान करें, और हम कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ बनाएं, उनके साथ बातचीत करें, कुछ ऐसे रास्ते खोलें, कोई ऐसे तरीके निकालें कि ये जो एबनॉर्मल रिलेशंस बन गए हैं वो नॉर्मल हो। शैतान को भी बार बार अगर किया जाएगा तो हो सकता है वो भी उसको भी समझ आ जाए और ये बात आसान हो जाए। क्योंकि सिर्फ कानून से ही चीज़ें होंगी वो मुमकिन नहीं है। वो आपको ले जाएं, आप बच्चे के साथ ले जाएं, बच्चे को मिलने ना दें, वो तो दिखा देंगे कोर्ट में कि साहब हमने इनको विजिटेशन राइट दिए थे, बच्चा इनसे बात ही नहीं करना चाहता। बच्चे को ट्यूटर कर दें, वो बच्चे को उल्टी सीधी बात बता दें, तो फिर आप कैसे, आप हार गए। आपको हारना नहीं है, अपने आप को बदलकर अपनी सिचुएशन का अपना मकसद पूरा करना है कि आपका बच्चा आपके साथ हो, उसके साथ आप क्वालिटी वक्त गुजारें। सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, माँ बाप जो बुजुर्ग होते हैं अपने बेटे की शादी करते हैं, एक बहू घर में लेके आते हैं, सोचते हैं खुशियाँ आएगी, वही बहू 498 है के झूठे मुकदमे कर देती है, इल्ज़ाम लगाती है कि मेरे साथ दहेज प्रताड़ना हुई, मार पिटाई करी, मुझसे दहेज मांगा गया। एक बुजुर्ग ससुर जो होता है 70-75 साल का, उस पर छेड़छाड़ रेप जैसे आरोप लगा देती है। दादाजी होते हैं घर में 80-90 साल के, जो बिस्तर पे पड़े होते हैं, वो उठ नहीं सकते, लेकिन उन पे भी रेप का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद कोर्ट कचहरियों के उन बुजुर्ग माता पिता को भी चक्कर काटने पड़ते हैं, परेशानियां झेलनी पड़ती है। लेकिन कानून इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहा है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति इस तरीके का काम नहीं कर सकता, उन्हें रिलीफ क्यों नहीं दिया जाता जो बुजुर्ग माता पिता होते हैं एक बेटे के। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही इसी बात को, इसी आपका ये जो पैगाम अभी आपने कहा है ना, आपकी इन्हीं संवेदनाओं को, इन्हीं एहसासात को बताने के लिए आज ये सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरकार सो रही है, उनको जगाने की ज़रूरत है, और पिछले 20-25 सालों से ये सरकारें आ रही हैं, बदल रही हैं, लेकिन सभी सो रही हैं। और ये जैसे आपके एहसास हैं, ये वक्त आ चला है कि लोगों को ये पता चले कि इन कानून का मिसयूज़ हो रहा है, और बहुत बड़े पैमाने पे मिसयूज़ हो रहा है। झूठे मुकदमे, बदमाश फितरत औरत, क्रिमिनल फितरत औरत झूठे मुकदमे लगाकर सीधे साधे शरीफ लोगों को परेशान कर रही है, और ये मुल्क भर में हो रहा है, सब जगह हो रहा है। इसको बदलने की ज़रूरत है। आवाज़ फाउंडेशन ट्रस्ट एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान की अब गली गली में फैल चुका है। बहुत कम उम्र में श्री अक्षय भाई ने इतना नाम कमाया है क्योंकि निशुल्क सेवा निर्दोष पुरुष को, चाहे वो न्याय दिलाने का हो, चाहे उसकी हेल्प करने का हो, थाने में हो, चाहे कोर्ट कचहरी में हो, चाहे कानूनी सलाह हो, हर वक्त निर्दोष पुरुषों के साथ खड़े रहते हैं। तो आइए मिलवाते हैं सर अक्षय धवन साहब से। सर नमस्कार। नमस्कार सर।
सर कुछ आप बताइए अपनी संस्था के बारे में और आप किस तरह पुरुषों का सहयोग करते हैं। अब मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों की मदद करनी शुरू करी, लेकिन इस देश की जनता ने और जो पुरुषों के अधिकार के लिए और दूसरी एनजीओ लड़ रही है, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि उन्होंने कहा कि आप एक अपनी एनजीओ बनाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और आज उन सबके सपोर्ट से, चाहे वो दूसरी एनजीओज हो, चाहे ये इस देश की जनता हो, सबकी एनजीओज की, सभी देश की जनताओं की सपोर्ट से हम लोग आज काफ़ी लोगों की मदद कर पा रहे हैं। सर एक बात बताइए, जैसे कोई व्यक्ति है और वो इन कोर्ट कचहरी के बारे में नहीं जानता, उसका आज केस हो जाता है, तो आप उसकी किस तरीके से हेल्प करते हो? सर सबसे पहले तो ये है कि कानून की अधूरी जानकारी होना, जिस वजह से इंसान ज़्यादा परेशान होता है, डीमोटिवेट हो जाता है। सबसे पहले तो हमारा मकसद ये होता है कि उसके मन में जो डर डाल दिया गया है उस डर को निकालना, क्योंकि ये जो खेल है झूठे मुकदमों का, ये मेन तो डर का खेल है। 10% कानूनी खेल है, 90% डर का खेल है। जो झूठा मुकदमा डालती है उसका मकसद होता है झूठा मुकदमा डालना, डराना, जेल में भिजवाने की धमकी देनी, और जो आदमी होता है इसी डर से लाखों करोड़ों रुपए की रकम देकर अपना पीछा छुड़वाना मंजूर समझता है। और यही झूठा मुकदमा डालने वाली लुटेरी भगोड़ी दुल्हन चाहती है कि मैं इसे डराऊं और ये डर के मारे मुझे लाखों करोड़ों रुपए दे दे। अब सबसे पहले तो इन लोगों को यही समझना चाहिए, जितने भी पीड़ित है, कि आप लोगों को डरना नहीं है। जब भी आपके ऊपर झूठा मुकदमा हो, पहले तो दिमाग से काम लो, दिमाग को शांत रखो, सोल्यूशन निकल जाएगा। क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। ये झूठा मुकदमा डालने वाली भगोड़ी दुल्हन आपके ऊपर एक नहीं अनेक मुकदमे डालेगी। एक मुकदमे में ये लिखती है कि मुझसे 4 तारीख को दहेज मांगा गया, वहीं वो दूसरे मुकदमे में लिख देगी 5 तारीख को दहेज मांगा गया, तीसरे मुकदमे में लिख देगी 6 तारीख को दहेज मांगा गया। झूठ के पैर तो है नहीं, झूठ तो ऐसे ही डगमगाता फिरेगा। तो झूठा मुकदमे की यही पॉइंट्स आपको पकड़ने हैं। ध्यान से अपने केस को पढ़े समझे। जब आप अपने केस को ठीक से पढ़ेंगे समझेंगे, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इतने सक्षम हो जाओगे। उस झूठा मुकदमा भगोड़ी दुल्हन को, झूठा मुकदमा करने वाली भगोड़ी दुल्हन को जेल भी भिजवा सकते हो, अगर आप अपने मुकदमे को समझ के लड़ो तो। यही होता है हमारे देश में, मुकदमा होते ही लोग डर जाते हैं। वो ये नहीं ध्यान देते कि मेरे ऊपर कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ है। हमारे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, उनसे जब हम पूछते हैं आपके ऊपर कौन सी धाराएं लगी है, उन्हें ये भी नहीं पता हमारे ऊपर कौन सी धाराएं लगी है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं अपना मुकदमा। तो जितने भी विक्टिम्स हैं, जो फंसे हुए हैं, उनसे यही गुजारिश है, जब भी मुकदमा हो शांत रहे, दिमाग को शांत रख के ठीक से अपनी केस फाइल को पढ़े, स्टडी करे, उसी में से सॉल्यूशन निकलेगा। सर मैं मेन देश के लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ, जैसे आप एक इतनी बड़ी संस्था चला रहे हो, और आज के टाइम पे मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ लोगों को जो फंसे हुए हैं या फंसने वाले हैं मैं ये बताना चाहता हूँ कि सच में वो फंसे हुए हैं या फंसे होने का भ्रम उनके दिमाग में है। क्या उनको इन केसों से डरने की सच में ज़रूरत है? देखो जी, सही बात बताऊं, अगर दिमाग से खेलो तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने जैसा कि पहले बताया, अब भी बता रहा हूँ, डर का ही तो सारा खेल है। अगर आप डर गए तो बिना कोर्ट कचहरी जाए ही आप मुकदमा हार जाओगे। लेकिन अगर आप नहीं डरे, डटकर मुकाबला किया, कोर्ट कचहरी जाने की ज़रूरत नहीं है। लुटेरी भगोड़ी दुल्हन कोर्ट के बाहर ही आपके पैर पकड़ेगी। हमारे साथ आंटी, आप क्या बोलना चाहोगे? मैं बहू के लिए बोला, अभी शादी मेरी 14 जनवरी को शादी हुई थी मेरे बेटे की, और मेरे पीछे घर से जाती रही और वो कहने लगी, सारा धीरे धीरे सामान ले जाती रही, और मैं घर में, मैं बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, और घर से सारी तो वो चीज़ ले गई। और जब उसको लेने आने के लिए कहा तो देखो ऐसे गंदे गंदे उनने मैसेज भेजे हैं, और मुझे मारा भी, उसने एक दिन घर में मारा भी, और कहती है मकान मेरे नाम करा दोगे। ये आपसे बहू ने कहा? ये बहू के शब्द है, मेरे पास फोटो है, जब मुझे मारा, मेरी मेडिसिन वो सारे नील डाल रखे मेरे बाजू के अंदर, और कहती है मकान मेरे नाम करा दो, और ये मकान मेरे नाम नहीं कराओगे तो तुम्हें दहेज के केस में फंसा दूंगी मैं अच्छी तरीके से। एक बार नहीं, मुझे 2-3 बार, एक बार मेरे बेटे को भी घर में मारा, जब तक कि अभी तक उसको भी जो भी से घर में मिलता है उसी को वो मार देती है, और कहो तो कहती तुम्हें दहेज के झूठे केस में फंसा दूंगी। तो आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं करी? पुलिस में कंप्लेंट करी, पुलिस वाले मेरे को सुनवाई नहीं करते हैं। फिर मुझे थोड़ा सपोर्ट कोर्ट से मिला है थोड़ा सा, और है ना, और बाकी अभी भी कहते झूठ के केस में फंसा दूंगी तुम्हारे को।
और मैं वहाँ से आ रही थी, कोर्ट से आ रही थी, तो रास्ते में पकड़ के मुझे भी मारा और मेरे बेटे को भी मारा। 3-3 4-4 लड़के लेके आती है और जब भी वो मारती है और कहती है झूठे केस पे फंसाऊंगी तुम्हें अच्छी तरीके से। तो हमारे साथ मौजूद है ज़राफ़त भाई। ज़राफ़त भाई, कुछ प्रकाश डालिए जो ये बच्चों का घिनौना खेल चल रहा है, बच्चे को ढाल बनाकर फिरौती मांगी जा रही है, लीगल किडनैपिंग की जा रही है। बच्चे को इस गंदी दलदल से कैसे बाहर निकाला जाए? देखिए, ये अक्षय भाई ने अभी सवाल किया था, सारा खेल ये डर का ही है। अगर आप डर गए तो समझ लो केस हार गए, ठीक है नहीं। आपके पास अगर कोई एफआईआर होती है तो संतुष्टि होकर एफआईआर को ठीक से पढ़िए, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, डेट टाइम सब कुछ। आज के टाइम में ज़्यादातर किया जा रहा है 376 498A में कोई अरेस्टिंग नहीं है, ठीक है। अब उसमें ऐड किया जाता है 376 में ये देखिए कि उसमें पहले एफआईआर में लड़की ने क्या लिखा है, उसके बाद 164 का बयान होता है, उसमें 164 में उसने क्या बयान दिया है, 161 के बयान को मैच करके तब देखिए। ज़्यादातर लड़की अगर गलत होती है तो वो हमेशा कहीं ना कहीं कमी जरूर छोड़ेगी जी। और रही 498A वगैरह की बात, तो 498A में डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब कोई अरेस्टिंग नहीं होती। जब तो टोटल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि जो आजकल केस हो रहे हैं, जो फर्जी केस हो रहे हैं आजकल, जो सबके साथ ही हो रहे हैं, इतनी पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, तो दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में लोगों को अब फिलहाल इन केसों से डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, वही है, अगर आप सही हो तो आपके वो लड़की आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर आप सही हो, सिर्फ शुरू में थोड़ा हरासमेंट होता है, थोड़ा डर लगता है, लेकिन उसके बाद लड़का मजबूत हो जाता है और उसको धीरे धीरे कानून की नॉलेज भी होती चली जाती है। तो अगर लड़का सही है तो डरे नहीं। सर ये बताइए, जब झूठे केस किए जाते हैं स्टार्टिंग में जो लड़का होता है या उसकी फैमिली होती है वो हैरेस होती है हर तरीके से, खासकर दिमागी रूप से, लेकिन कुछ समय बाद लड़की और उसके परिवार वाले हैरेस होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो लड़के का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। उस स्थिति में क्या लड़के को समझौता करना चाहिए? देखो भाई साहब, जब ये मुकदमे दर्ज होते हैं तब लड़की के दिमाग में होता है 50 लाख मिलेंगे, 60 लाख मिलेंगे, 1 करोड़ मिलेगा। लेकिन जब कानूनी प्रक्रिया चलती है आगे तो वहाँ क्या होता है, तारीख पे तारीख, सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है। 498A का मुकदमा दर्ज होता है, लड़की सोचती है जैसे ही कचहरी में जाएंगे जज साहब ऑर्डर कर देंगे 50 लाख रुपए लड़की को दो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, उनकी गलत सोच है। मतलब ये भ्रम फैलाया जा रहा है, फैलाया गया है। लड़कियों के दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि अपने पति पर या किसी लड़के के ऊपर मुकदमा कर दो, कोर्ट तुरंत पैसा दिलवाएगी, जो कि बिल्कुल झूठ है। सिर्फ तारीख पे तारीख चलती है। 1.5 साल तो अटेंडेंस लगाने में निकल जाता है। जैसे स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस लगती है ना, 1 साल से 1.5 साल तो यही लग जाता है। उसके बाद वकील साहब की ही फीस बहुत सारी निकल जाती है। अब लड़के का पैसा खर्च हो रहा है तो भाई साहब पैसा लड़की का भी खर्च हो रहा है। वकील साहब की फीस तो लड़की भी दे रही है। हर डेट पे वकील साहब फीस लेते हैं, लड़के से भी लेते हैं, लड़की से भी लेते हैं। अब जब कुछ साल इसी तरह तारीख पे तारीख बीतती चली जाती है, होता कुछ नहीं है, तब लड़की के दिमाग में ये आती है कि ये तो सालों बीत गए, लाखों रुपए मिलना तो दूर की बात, हजारों रुपया वकील साहब की फीस ही चले गई है, अब क्या करूं। फिर वो 50 लाख से आ जाते हैं 10 लाख पे कि 10 लाख ही दे दो। लड़का कहता है कि नहीं जी नहीं दूंगा। देखो, जो डरे हुए होते हैं वो लोग तो दे देते हैं, लेकिन जो सीख जाते हैं कोर्ट कचहरियों में, जिन लड़कों की चप्पलें घिस घिस के जो लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं, जो मेंस राइट से जुड़ जाते हैं, वो जानते हैं कि कुछ नहीं होना। और उसके बाद जब 10 लाख रुपए पे भी कहानी नहीं बनती, फिर कहती है 2 लाख ही दे दो। और उसके जब बाद थोड़ा सा मुकदमा और आगे चढ़ता है ना, और लड़की की उम्र हो जाती है 35-36 साल, और आस पड़ोस के 2-4 लड़के जो उसे भाव देते थे वो भी देना बंद कर देते हैं। फिर लड़की पैर पकड़ती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं घर दोबारा बसाना चाहती हूँ। ये अकल पहले कहाँ गई थी? मतलब लड़कों को किसी भी तरह से समझौता नहीं करना चाहिए, आपका कहने का मतलब ये है? पैसे देकर बिल्कुल भी समझौता ना करे। आपकी नज़र में वो सेटलमेंट अमाउंट है,
लेकिन कानून की नज़र में वो एक पीड़िता को दिया गया मुआवजा है। आपने तो सेटलमेंट अमाउंट दिया पीछा छुड़वाने के लिए, लेकिन कानून की नज़र में क्या आएगा, इसने यानी कि वाकई में इसे प्रताड़ित किया था तभी इसे मुआवजा दिया है। आपके जो समाज है आसपास का समाज भी ये चीज़ सोचेगा कि वाकई में इसने लड़की को प्रताड़ित करा होगा तभी इसने पैसे दिए हैं लड़की को। सर आज इंटरनेशनल मेंस डे है, इसके आपके लिए क्या सिग्निफिकेंस है? हाँ, आज बिल्कुल इंटरनेशनल मेंस डे है और आपके थ्रू आपके माध्यम से मैं ये सब लोगों को बताना चाहता हूँ, हमेशा याद रखें 19 नवंबर एवरी ईयर इज इंटरनेशनल मेंस डे। और ये मेरा आपके थ्रू सब मेन से रिक्वेस्ट है अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड दैट रिकग्नाइज दिस डे एंड सेलिब्रेट दिस डे। नारीवादी नैरेटिव जो है उसमें आपको पुरुषों को ये बिलीव कराया जाता है कि जो सोसाइटी में जो भी ईविल है, जो भी गलत है, उसके लिए पुरुष जिम्मेदार है। ये एक चीज है जो लोग सोच सकते हैं और काफ़ी लोग सोचते भी हैं और हताश भी हो जाते हैं। आपने देखा है यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, उनके केसेस चले हुए हैं, तो वो काफ़ी हताश हैं और वो यही सोचते हैं कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बट आज के दिन मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचूंगा। मेरा जो पर्सपेक्टिव है, अगर मैं यहाँ देखूं, मुझे दिखाई देता है फुटपाथ, मुझे दिखाई देता है पार्क, मुझे दिखाई देता है बिल्डिंग, और मुझे ये पता है इस सोसाइटी को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस फुटपाथ को, इस पार्क को बनाने में सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है वो आदमियों का रहा है। आई हैव नो डाउट अबाउट इट। सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ मैन and this is what I want to remember on today's date. I have problems in my life but I have set aside those problems, अलग रख दिया आज के दिन, और आज के दिन सिर्फ I want to really feel proud that I am man, and throughout this history जो men लोग हैं उन्होंने इस सोसाइटी को बनाया है, इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया है। जो टफेस्ट जॉब्स हैं इस सोसाइटी में, आप माइनिंग की जॉब ले लो या फिर आप नाली साफ करने की, गटर साफ करने की जॉब ले लो, सारी जो डेंजरस जॉब है दोज आर डन बाय मैन, और वो कभी भी इस चीज के बारे में जाहिर नहीं करते हैं। बट मुझे लगता है अब उनको बोलना चाहिए। टाइम आ गया है दैट दे आर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड। सो टाइम आ गया है कि वो सोसाइटी को रियलाइज कराएं दैट हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द वेल बीइंग ऑफ दिस सोसाइटी, एंड दिस इज व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल मेंस डे इज फॉर मी। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे सोहेब इलियासी सर। इन्होंने आपकी दिक्कतों को दूर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, प्रयास किया है। हम आपको नई वीडियो मिलते हैं बहुत जल्दी। वंदे मातरम। आपकी हर क्षेत्रीय समस्या को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर है वहां पर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, आप हमारी ऑफिस साइट पर ईमेल कर सकते हैं।